बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम किसी और के लिए काम करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो। और आपकी इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और नौकरी में आप टाइम बेच रहे हो, टाइम कदम इनकम करते हो। इसलिए पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। कोई ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो कहे मैंने नया धंधा शुरू किया और मैं कमाने नहीं चली। 3-4 साल धक्के तो खाओगे। वैलिडेट कैसे करेंगे कि ये माइंडसेट मेरा बिजनेस वाला है भी या नहीं है, या मैं भी जॉब मटेरियल हूँ लेकिन बिजनेस में उतर गया। तो वो 300 करोड़ वाले जो क्या कॉन्फिडेंस, क्या ऐसा हुआ कि देखो, कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया था, सक्सेस के साथ आ ही जाता है। और जब घमंड आ जाता है, लगता है हम कोई गलती कर नहीं सकते, तो गलतियाँ कहते हैं ना, तैराक ही डूबता है। आया था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मैं इतना करोड़ों का होके 1 लाख कमाने लायक भी नहीं हूँ। मन में आता था कि कम से कम 1 लाख की तो जॉब मिल जाए, क्योंकि जेब में बिल्कुल ही पैसे बचते नहीं थे। पैसा हमेशा बहुत है, ओके, सिर्फ हारना नहीं है कि पैसा नहीं है। एक बिजनेस को प्रॉपर स्टैब्लिश होने में कितना वक्त उसको देना चाहिए और कब तक लॉस को लॉस नहीं इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए? लॉस तो लेना ही नहीं चाहिए। जो लोग ये सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। 7 सेकंड, लेस देन 7 सेकंड आपका कस्टमर सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस लेवल पे या आपको पसंद कर रहा है या ना पसंद कर रहा है। लाख बढ़िया प्रोडक्ट हो, लाख पिच मार लो, नहीं बिकेगा। 2025 में सर कुछ फाइनल स्टेटमेंट जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पान की दुकान खोल लेना मगर नौकरी मत करना, बहुत शानदार एक कोच है। दिखने में अमिताभ बच्चन, एज में भी अमिताभ बच्चन, एक्सपीरियंस में भी अमिताभ बच्चन, तजुर्बा भर भर के है। 1-2 सालों का नहीं है, 40 सालों का है। 300 करोड़ से जर्नी शुरू करना, ड्रॉप करना किसी रीजन से, कई बिजनेसेस को और शुरू करना, सेम फील्ड के नहीं, अलग अलग फील्ड के, हर फील्ड की जानकारी रखना। और सबसे अच्छी बात क्या है, गलती को एक्सेप्ट करना और उसी से आप लोगों को या हमें सिखाना। उन्हीं गलतियों को कंपाइल किया, बना दिया एक ब्रांड तजुर्बा। आज का पॉडकास्ट तजुर्बा के फाउंडर के साथ हुआ है, सुरेश सर के साथ, जो अपने में एकेडमी है। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, सबके लिए पॉडकास्ट है और सबके लिए है तजुर्बा। गलतियां होंगी अगर आप उड़ान बड़ी रखोगे तो। गलती तो सीखे कैसे, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी खोलते वक्त आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या बदलाव जरूरी है, सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में सीखने को, सुनने को मिलेगा। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सर, आपकी वीडियो में कल देख रहा था, उसमें ढेर सारे व्यूज और ढेर सारे कमेंट्स थे। आपने कहा था पान की दुकान खोल लेना मगर नौकरी मत करना। क्या था उसके पीछे का साइकोलॉजी जब आपने ये वीडियो बनाई थी? मैं बहुत इस बात का बिलीवर हूँ ओके, कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। और ये एक्चुअल वाकया हुआ था। मेरे एक मेंटी दोस्त के बेटे थे, तो वो लीगल एडवाइजर्स की नौकरी मिल रही थी उनको। कहते डैडी के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी तो सर मुझे जॉब मिल रही है। मैं कहा बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि फिर बड़े लिमिटेड रह जाओगे, सीमित रह जाओगे, और इनकम पे कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए, और वो सिर्फ पॉसिबल है अपने बिजनेस में। तो उसने उस बात को दिल से लगाया, किया, तो आज बहुत सक्सेसफुल है, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो कंटेंट में मुझे जब ये बातें याद आती है तो उसको थोड़ा और आवाज में वजन ला के, वहां तो नॉर्मल बोला था ऐसे खाते पीते, तो मैंने उसको फिर बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम किसी और के लिए काम करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो। और आपकी इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और नौकरी में आप टाइम बेच रहे हो, टाइम खत्म, इनकम खत्म। इसलिए पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो सर, इस रील को देख के बहुत सारे जो जॉब वाले थे सीरियस हुए, चलो यार बिजनेस किया जाए। अच्छा, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, एडुकेशन, एक्सपीरियंस। तो आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं वो 6 महीने 1 साल जॉब किए और उनको लगा यार इजी मनी यहाँ है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता जो स्टार्टअप रेशियो है, जो फेल हो रहे हैं स्टार्टअप्स, इसके पीछे रीजन है वो अर्ली स्टेज पे जाके ही सोच रहे हैं कि यार मुझे स्टार्ट करना चाहिए कुछ? तो एक किताब है आउटलायर्स, उसमें बात करता है ऑथर के 10,000 घंटे चाहिए आपको
किसी भी Okay. चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए। ओके। अब वो 10,000 घंटे जो है ना, दूसरी किताब है उसकी टिपिंग पॉइंट, कि 10,000 घंटे मतलब 3 से 4 साल होते हैं। जब आप वो लगा लेते हो तो टिपिंग पॉइंट माना जे कर्व आता है, आप ओवरनाइट सक्सेस कहलाते हो, लेकिन आपने 4 साल 5 साल स्ट्रगल कर लिया है। अब वो स्ट्रगल क्या अपने पैसे से कर लो या दूसरे के पैसे से कर लो। तो स्टार्टअप वो स्ट्रगल दूसरे के पैसे से करते हैं, वीसी का पैसा लेके बर्न कर लेते हैं, उनमें से कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि पैसा इतना होता है बर्न करते करते भी कुछ होता नहीं है, फाइनली आगे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि वो 10,000 घंटे हो जाते हैं। जो लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं उनका धंधा बंद हो जाता है उस 10,000 घंटे में। तो तरीका ये है कि भैया जहां काम करना हो ना, किसी और के पैसे सीख लो, वो है मतलब उस धंधे में नौकरी कर लो। रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट में नौकरी कर लो, सब पता लग जाएगा भाई शेफ के क्या नाटक हैं, कैसे संभालना पड़ता है, क्वालिटी कैसे संभालनी पड़ती है, गवर्नमेंट लाइसेंसेस क्या है, कस्टमर्स के कैसे टेस्ट और नखरे होते हैं, बाकी जो ऊपर से गवर्नमेंट एजेंसियां आती हैं उनका क्या होता है, गुंडों को कैसे करना है टैकल, रेस्टोरेंट बिजनेस वो भी आते हैं बड़े। तो ये सारी चीजें समझने के लिए जब आपने 3-4 साल की नौकरी की होगी ना, आपको एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और हमारे एक मित्र थे, वो लुफ्थांसा में जॉब करते थे, तो 20 साल की जॉब के बाद उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिला, 40-50 लाख मिले। और वो ट्रैवल इंडस्ट्री से तो ट्रैवल का ही काम करा, ये नहीं कुछ और करने लग गए। तो कहते हैं 1 साल में मैंने उतना कमा लिया जितना 20 साल में लुफ्थांसा में कमाया था, 1 साल में, इंक्लूडिंग जो 50 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट में मिले। तो आइडिया ये है कि या तो काम की मास्टरी कर लो नौकरी करके, या फिर इतना छोटे से शुरू करो कि जहाँ रिस्क मिटिगेट करते हो, कम से कम पैसे में, नुकसान तो होगा, ये तो होना ही होना है। कोई ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो कहे मैं जी नया धंधा शुरू किया और मैं कमाने लगे, नहीं, 3-4 साल धक्के तो खाओगे, फेल हो गए, नुकसान करोगे। अब उसको कितना मिनिमम कर सकते हो वो कर लो, उस दौरान में सीख लो। अच्छा, फेल पास नुकसान जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे सर, आप 76 से बिजनेस कर रहे हैं, यानी 76 से इंडस्ट्री में हैं आप, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, आपके बारे में लिखा भी हूँ, उस पर बात करेंगे। एक माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए? 80%, ज्यादा भी हो सकता है। ओके। माइंडसेट ही नहीं है सक्सेस को लेके कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। आप देखिए कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। सभी बोलते हैं विराट कोहली। अब क्या विराट कोहली का कभी माइंडसेट ऐसा हो सकता है यार सामने वाले बॉलर ने बड़े खतरनाक है, फोड़ देंगे, आज ना खेल पाऊंगा? कोई डर, कोई फियर, कोई कॉन्फिडेंस की कमी होती है? माइंडसेट का ही खेल है ना, क्योंकि वो गेम यहाँ खेल चुका है पहले कि आज उसे कैसा खेल खेलना है। अब हो सकता है उस दिन उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने अपना 1000% देना ही देना है गेम को, विद जीरो डाउट, जीरो एनीथिंग के कॉन्फिडेंस में कोई कमी हो, वो अपना उसी कॉन्फिडेंस से फील्ड में उतरते रहे। ये होती है हाई अचीवर्स की निशान। द माइंडसेट इज ऑलवेज व्हाट दे वांट, कि मुझे ये चाहिए, ये कामयाबी मुझे चाहिए। उनका गोल बड़ा क्लियर है और माइंड में वो पहले ही विजुलाइज कर चुके हैं सक्सेस को। तो बहुत सारे लोग सर, उनको लगता है माइंडसेट मेरा बड़ा पॉजिटिव है, बहुत एक्शनेबल है, वैलिडेट कैसे करे कोई कि ये माइंडसेट मेरा बिजनेस वाला है भी या नहीं है, या मैं भी जॉब मटेरियल हूँ लेकिन बिजनेस में उतर गया? देखो, माइंडसेट अगर जॉब वाला है और उसको बिजनेस करना है तो माइंडसेट तो उसका बिजनेस का है। अब वो नहीं कर पा रहा, उसके हालात है, या एक्शन नहीं ले पा रहा, हिम्मत नहीं कर पा रहा, माइंडसेट तो है। जिसका नहीं है वो जॉब में खुश है, करता रहेगा, उसको करना ही नहीं बिजनेस। आजकल इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं लोग, देख के ना, इंटरनेट पे देख रहे हैं। जैसे आपके टाइम में क्या था, इंटरनेट नहीं था तो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, एक समय था, दे रहे थे 8 घंटा, वो प्रोडक्टिव थे, यानी कि वो ट्रेडिंग में थे अपने जॉब में भी। आज लोग ट्रेडिंग भी नहीं लेना चाहते और जल्दी से बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, उस पर मैं सवाल पूछ रहा था। समझना तो पड़ेगा, देखो हाँ। कि आप जॉब से ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, आपके हालात क्या है। हाँ। अब कई लोग ऐसी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि पूरा घर उन पर डिपेंडेंट है, अकेले कमाने वाले, और कूद पड़े, पूरा रिस्क ले लिया, जिंदगी घर वालों को भी खराब कर ली, अपनी भी कर ली। भाई वो मत करो। ठीक है, आपका माइंडसेट है, साइड हसल करो ना, सैटरडे संडे में शामों को कुछ काम डेवलप करो। जब आपका बिजनेस आधी भी तनख्वाह देने लग जाए तब छोड़ देना जॉब, या को फाउंडर बना लो, वो काम करे, आप साथ में वीकेंड में साथ दो, शाम को काम करो, 5-6 घंटे शाम को भी मिल जाते, 6-12 बजे तक। ऐसे कई मैंने मेंटर किए हैं लोग जिन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, जॉब के साथ साथ बिजनेस को बिल्ड किया, और अब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है उनका, जॉब की जरूरत नहीं थी, उल्टा 40-50 लोग उनके यहाँ जॉब कर रहे होते हैं।
तो अपने हालात देख के कि क्या है, उम्र क्या है, कहाँ पे हो। नहीं तो क्या होता है कि ऐसी तजुर्बा क्या जल्दीबाजी है? में लोग जॉब छोड़ के गए तो वापस ना जॉब के रहे ना धंधे के रहे, फिर ना जॉब मिलती है ना धंधा, और पैसा भी खत्म, और बीवी अलग गाली देती है, छोड़ के चली जाती है। तो ये सोच समझ के करना है, डिसीजन शुड बी वेरी थॉटफुली, अच्छी तरह सोच के लेना है कि एक एंटरप्रेन्योर विदाउट कोचिंग विद कोचिंग उसकी स्पीड कितनी बदल जाती है? बिजनेस कोचिंग। देखो कीमत तो उसको भरनी पड़ती है, पैसे से भी टाइम से भी। ओके। कोचिंग के साथ तो टाइम और पैसा दोनों कम हो जाता है, और अगर नहीं हो तो भाई दोनों भरने पड़ेंगे। वो करना ही है। कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, अब वो आपके हाँ। टाइम की लगेगी, और पैसा कई गुना नुकसान होएगा, उसके बाद सीखोगे। और एक अच्छे कोच के पास चले जाओ तो वो जर्नी शॉर्टकट होगी, 1 साल में सीख जाओगे। क्योंकि उसका भी अपना तजुर्बा वो आपके साथ आ जाएगा। हाँ। अच्छा, आपके तजुर्बे की बात करें सर, आज जो आईपीओ इंटरनेट पे हो रहा है, आप तो कई साल पहले आईपीओ ला भी चुके हैं 300 करोड़ से। और मैं पढ़ रहा था आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था उस टाइम पे। ये बात है 2000 के आसपास की। 1995 हाँ, 95 टू 2000 बीच का था। पूरा 95 में ही दोनों काम हुए थे। अच्छा, दोनों काम हुआ आईपीओ था। भी आया था और राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला था। 2001 में मैं फेल हो गया था। तो वो 300 करोड़ वाले जो सुरेश सर थे, क्या कॉन्फिडेंस था? और क्या ऐसा हुआ कि देखो कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया था, सक्सेस के साथ आ ही जाता है। बॉडी डी थी आपकी? हाँ, बॉडी डी थी? क्या थी? मतलब जवान रहे होंगे। हाँ, 38 साल की उम्र थी, ओके। लेकिन उसके साथ जो खराब बात है वो घमंड आ गया। ओके। और जब घमंड आ जाता है, लगता है हम कोई गलती कर नहीं सकते, तो गलतियां होने लगती। कहते हैं ना, तैराक ही डूबता है, वो वाला घमंड आ गया, जबरदस्त गलतियां होने लग गई, अनाप शनाप खर्चे बढ़ा लिए, अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट होने लग गई, पैसा दाएं बाएं घट रहा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अक्ल नहीं थी, कंपटीशन बढ़ गया था, वो वाले रेट्स नहीं थे, वो वाले प्रॉफिट्स नहीं थे, तो खटा बढ़ता चला जा रहा था। तो ये जो उस टाइम में हुआ ना कि लगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, वो जो वहां पे थप्पड़ लगा, इतना जोर का लगा कि आज तक दर्द होता है। किस टाइप का प्राउड सर हुआ? कोलैप्स हो गया सब कुछ, सिस्टम 22 करोड़ का नुकसान हुआ, मेरी कंपनी जो लिस्टेड थी वो बिक गई, मेरा फैक्ट्री बिक गई, बंगला बिक गया, वापस किराए के मकान में आ गए, लोग के ताने सुनने पड़े, हर जगह बेइज्जती सुननी पड़ी, कई सारे केसेस हो गए, उनसे निपटना पड़ा, तो बहुत बड़ा मेस हो गया था, उससे निकलने में उस टाइम लगा। टफ टाइम को कैसे आपने मैनेज किया? होप एक वर्ड है। ओके। एक अच्छा शौक मुझे लग गया था अच्छी किताबें पढ़ने का, तो मैंने एक किताब पढ़ी रॉबर्ट शुलर की, टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू, वो 20-50 बार पढ़ ली, तो उसने बड़ा सहारा दिया किताब ने। तो वहां से हमेशा एक होप रही कि मैं फिर कर सकता हूँ, मैं फिर कर सकता हूँ। तो हर रात जब सोते थे तो सोचते थे कि कल का दिन आज से अच्छा जाएगा, सुबह उठते थे आज का दिन कल से अच्छा जाएगा। और पीछे हमने एक ऐसे ही किसी साइकोलॉजिस्ट से बात चल रही थी, उससे कहा अगर सर ये वर्ड होप है ना, वो जब होप रहेगी तो एक भी दुनिया में सुसाइड नहीं हो सकता, जहाँ आदमी होपलेस होता है वहीं सुसाइड होता है। तो वो होप ने मुझे चालू रखा, और आज भी है। डिप्रेशन में गए उस वक्त? कोई गोली नहीं नहीं, लिया आपने? किसी तरह का डिप्रेशन और गोली नहीं ली। अच्छे टाइम पे कुछ पॉजिटिविटी, एक मेंटर लिया मैंने, जिसे पॉजिटिविटी सीखी, तो मेंटरिंग ली, उसमें मैंने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करी, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी मोटिवेशनल, यूट्यूब तो होता नहीं था, तो किताबों से ही बहुत सारा लेके ज्ञान, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे कि आज नहीं कल बेहतर हो जाएगा। बहुत लंबा 10 साल खराब हो गए। मैम कितना रोल था मैम का? आपकी मैम wife? रही हमेशा साथ, छोड़ के नहीं गई। ऐसे टाइम में भाग जाती बीवियां कि भैया इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये सब डुबो आपके दिया। मन में नहीं आया चलो जॉब कर लेते फिर से? आया था, अच्छा। आया था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मैं इतना करोड़ों का होके 1 लाख कमाने लायक भी नहीं हूँ। तो मन में आता था कि कम से कम 1 लाख की तो जॉब मिल जाए। कभी कभी जेब में बिल्कुल ही पैसे बचते नहीं थे, तो ऐसा आया था मन में, ऐसा नहीं कि नहीं आया था, आया था। फिर आपने अपने को मोटिवेट किया, हाँ, या कुछ जीवन में ये प्रारंभ कुछ और था? अच्छा, 2007 में फिर आपने कुछ अलग बिजनेस शुरू किया मूवी मार्ट के नाम से, 2005-6 में किया था। 5-6 में, जिसमें आप डीवीडी रेंटल वगैरह करते थे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि डीवीडी रेंटल्स को अगर आप उस वक्त और सीरियस लिए होते,
आज नेटफ्लिक्स जैसा एक प्लेटफॉर्म कोई होता आपका? हाँ, बिल्कुल लगता है। क्योंकि उसी वक्त रेवोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि रिवॉल्यूशन आ रहा था, लेकिन हम उस टाइम जो मेंटेलिटी में थे ना, हम्म, वो मेंटेलिटी और आज में फर्क है। ओके, आज मैं जरा भी विक्टिम मोड में नहीं रहता। कुछ भी अगर नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ओके, उस टाइम में हम थोड़ा विक्टिम मोड में थे कि यहाँ पायरेसी है, हम्म, कंटेंट नहीं मिलता, डीवीडीज अच्छी नहीं मिलती, हम्म, ग्राहक को हमेशा पायरेटेड कंटेंट चाहिए। हम्म, ये सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच नहीं थी कि क्या हम खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो नेटफ्लिक्स ने किया। हालांकि जब ब्रॉड वो विजन, चल रहे बड़ा थे, विजन था। जब वो चल रहे थे उस टाइम में तो उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूएसए में, अच्छा, और यहाँ पर हमने जब वो काम शुरू किया, हमने कहा 7 मिलियन जब डाला, हमारा प्लान था 699 का। भाई रात भर नींद ना आए, कैलकुलेटर में एरर आ जाता था कि 70 लाख लोग 700 रुपए देंगे महीने के, तो साल के कितने में, कैलकुलेटर कहता था एरर। एरर, तो हमें सोने का खजाना मिल गया। जब काम शुरू किया तो यहाँ तो पायरेसी। कस्टमर वो मूवी मांग रहा है जो अभी कल रिलीज होनी है। हमें भैया हमारे पास तो आते आते 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि वहां तो मार्केट में 40 रुपए की मिल रही है। तो उससे हमने जल्दी हार मान ली कि भैया ये तो धंधा ठीक नहीं है, और 55,000 डीवीडीज हमको फेंकनी पड़ी। अच्छा, मोजर बियर की थी उस वक्त ना मोजर DVDs? बेयर था, सोनी पिक्चर्स था, अच्छा, हाँ, एक्सेल था, हाँ, हाँ, जितनी भी कंपनियां कंटेंट बनाती थी हाँ। वो सब हमको फेंकनी पड़ी, तो चला ही नहीं। तो ये ऑफलाइन आपका था वेंचर या आपने ई कॉमर्स टाइप कुछ किया था? उस टाइम में ना क्या है कि ऑर्डरिंग सारी ऑनलाइन थी। अच्छा, पूरी वेबसाइट थी, .net पे बनी थी, moviemart.in, और जिसको भी जो मूवी ऑर्डर करनी है वो ऑनलाइन करता, डिलीवरी ऑफलाइन थी। तो उसमें हमारे पास 20-30 लड़के थे जो पूरा दिल्ली एनसीआर करते थे, और नेशनल हमने ब्लू डार्ट के साथ टाइप किया था कि डिलीवरी और रिवर्स पिकअप भी हम करते थे। अच्छा, आप पहली कंपनी बनाए, दूसरी कंपनी बनाए, दोनों प्राइवेट लिमिटेड थी आपकी? मूवी मार्ट प्रोप्राइटरशिप थी, प्रोप्राइटर थी? पहली वाली लिमिटेड थी, अच्छा, लिमिटेड थी। लिस्ट हो गई तो ओके, limited। हाँ, क्योंकि राइट, ठीक है। मूवी मार्ट आपका प्रोप्राइटरशिप था। हाँ, तो ये जो आपका जो टफ टाइम था, उस वक्त आपने कोई मूवीज वगैरह देखा? ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि एक्सपोर्ट के बिजनेस से सीधा डीवीडी रेंट तक। स्टार्टअप का था, देखा, अमेरिका में रहे थे, नेटफ्लिक्स यूज किया, हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है यार। वो कंपनी उस टाइम में ब्लॉकबस्टर को हाँ। बैंकरप्ट कर दिया था उस और एक कंपनी ने। मूवीज भी आई थी उसी वक्त ना, हॉलीवुड की मूवी आई थी जिसमें वो डीवीडीज को पायरेसी, सोनी की जो पायरेसी हो रही थी। अच्छा, नहीं वो नहीं देखी मैंने। ओके, और हमने नेटफ्लिक्स को यूज किया था यूएसए में, तो हमें हम्म, लगा बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा दिया, और फेल हो गए, हम भी फेल हो गए। एक 70 शुरू हुई थी राघव खेर की, एक्स माइक्रोसॉफ्ट है बैंगलोर से, 100 करोड़ का फंडिंग उस जमाने में आइडिया पे मिला था उनको, और अनिल अंबानी आए थे बिग फ्लिक्स लेके 500 करोड़ रुपए लगा के। तो ये हम 3 नेशनल प्लेयर थे, तो बहुत मीडिया कवरेज मिली, हर टीवी पे इंटरव्यू आया, वो बड़ा हाई मिलता था वो देख के, लेकिन अंदर बिजनेस खोखला था कोई भी नहीं चला, तीनों बंद हो गए। एक्सेप्टेंस नहीं था यूजर का, या क्या रीजन रहा है? नहीं, इंडिया के हिसाब से वो था ही नहीं। एक्सेप्ट नहीं था ना, हम्म। क्योंकि वो फॉरेन कंट्री पहले भी। अच्छा, आप मूवी मार्ट तक गए, फिर उसके बाद आप वेल्थ मैनेजमेंट में आ गए, रियल हाँ। एस्टेट भी आ गए। तो ये जो स्विच किया आपने, क्योंकि देखिए ये इसलिए पूछ रहा हूँ, इसके पीछे और भी सवाल है। इस पॉडकास्ट को हो सकता है कोई यंग बिजनेसमैन, कोई ओल्ड, या कोई शुरू करने वाला होगा, उसके लिए भी सारे सवाल हैं, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरा कैमरे का काम है, दूसरा काम भी मैं कैमरे का ही शुरू करूँगी, वही मुझे आता है। आपने हर बार अलग बिज़नेस चुना, सेम नहीं चुना आपने। ऐसा क्या दिमाग में आपके रहता था कि हाँ यार? क्या हुआ था कि गारमेंट एक्सपोर्ट में नुकसान हो गया था, उसके लिए हम नेगेटिव हो गए, और उसको मैं अपनी गलती भी मानता हूँ ये किस सन में था सर? कि उसी टाइम में जब 2001 में लॉस हुआ था हमको, अच्छा, 22 ठीक है। करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसमें सब कुछ बिक गया, तो हम उस बिजनेस के लिए नेगेटिव हो गए। अब 25 साल का तजुर्बा जीरो हो जाए, तो उसके बाद जो भी कर रहे थे मार खा रहे थे, जो भी कर रहे थे मार खा रहे थे, क्योंकि आपने पूरी जवानी अपनी, समझिए कि 20 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक आपने 30 साल एक ही काम किया, उसी में नौकरी की, उसी में धंधा किया, और उसको छोड़ के फिर दोबारा करो। इसके बीच में 1-2 बिजनेस और फेल हुए थे, आपको मालूम नहीं है वो लेकिन अलग अलग ट्राई करते रहे कि यार गारमेंट में नहीं जाना, कुछ और करेंगे। गारमेंट में हर एक में नुकसान ही हो जाता था, हर एक में मार खा जाते थे। पैसा कहाँ से लाते थे आप? क्योंकि नुकसान होता था तो पैसा कुछ ना कुछ बेच देते थे,
कंपनी लिस्टेड कंपनी थी, वो बिकी तो उसने हम्म। फिर कुछ साल चल गए। लिस्टेड कंपनी की वैल्यू है ना, कुछ करोड़ मिल जाते हैं भाई आज भी, जिसपे चाहे जीरो बिजनेस हो। कई नौकर आपके थे घर में, बड़ा हाँ सा बंगला था आपका, ऐसा मुझे मतलब रिसर्च के दौरान पता चला। वो सब उसी टाइम पे आपको बेचना पड़ हाँ, वो गया। किराए पे आ गए हम लोग। ओके, फिर आप रियल एस्टेट में भी गए। वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाई मैंने। ओके। तो अब जब ये सब फेलियर हो रहे थे और गारमेंट में जाना नहीं था, लेबर चाहिए नहीं थी, तो मैंने कहा वेल्थ वाला धंधा ठीक लग रहा है। पढ़ा फाइनेंशियल वेल्थ या वेल्थ? वेल्थ मैनेजमेंट, ओके, ठीक है। जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सब ओके, आता है। ठीक है। तो अब ये समझ आ गई थी कि बगैर सीखे कोई काम करना नहीं चाहिए। हम्म। जब वैसा मन बना, रिसर्च करी, तो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, हम्म। एक इंस्टीट्यूट है कनॉट प्लेस में, वहाँ उनका वीकेंड कोर्स था। तो फ्राइडे शाम, सैटरडे शाम और संडे पूरा दिन। कोच कौन थे वहां पे? नहीं, पूरा फैकल्टी थी, अच्छा, ठीक है। प्रॉपर इंस्टीट्यूट। हम्म। तो वहां पर हमने जाके एडमिशन लिया। मैं कहा ये ठीक है, जो दिन में चलता रहेगा, साथ साथ ये पढ़ाई चलती रहेगी। तो पहली बार जैसे क्लास में घुसे तो बच्चे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर। मैं कहा भाई मैं अच्छा, सर नहीं हूँ। ठीक मुन्ना भाई वाला सीन हो गया हमारे साथ। है। तो पढ़ाई करी 2 साल वहाँ। हम्म। अब पढ़ तो लिया पूरा, एग्जाम नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कोई सर्टिफिकेशन लूँ, पर मुझे सीखना था। अब बिजनेस का तो तजुर्बा नहीं था, वो भी न क्लाइंट थे, न ऑन ग्राउंड नॉलेज थी। तजुर्बा शुरू से नाम आ रहा है आपके उसमें, हाँ, क्योंकि ठीक है। तो जब ये हुआ तो हमने फिर वहां से को फाउंडर उठाया। हाँ। हमने कहा जिसके पास भैया क्लाइंट है और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, उसको पार्टनर ले लो। उसको पार्टनर ले लिया तो हमें एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 6 महीने में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। किस बिजनेस की बात करें? वेल्थ वाला? वेल्थ वाला, तो उसी में ही रियल एस्टेट वाज वन ऑफ द डिवीजन। उस वक्त ये समझ में आया कि यार काश मैं मूवी और मार्ट में भी कोई को फाउंडर लेके आया होता, या पुराने गारमेंट बिजनेस में। नहीं, गारमेंट में तो बड़ी सनशाइन इंडस्ट्री थी जिस टाइम में हम घुसे। उस टाइम तो कई गुना प्रॉफिट हो रहे थे, जो मर्जी कर लो, राख में मिट्टी में हाथ डालो सोना हो रहा अर्ली था। एडॉप्शन में थे आप? अर्ली एडॉप्शन में था। साइकिल, ओके। जो ग्रोथ साइकिल का बिजनेस इंडस्ट्री का हाँ, होता हाँ, है ना, हाँ, हाँ। उसमें थे। तो उसमें तो पैसे 1 करोड़ की शिपमेंट भेजो, 1 करोड़ प्रॉफिट आ जाता था। सरकार ही 40% देती थी, सब्सिडी? सब इंसेंटिव कह लो, ड्रॉबैक कह लो, उसके बाद वो भी टैक्स फ्री। तो अच्छा। एक्सपोर्टर तो दामाद थे सरकार के। हम्म। तो वो टाइम एक अलग था। हम्म। तो उसमें तो जल्दी सीख गए बगैर नुकसान करे हुए। जॉब भी की थी 2 साल, तो कुछ तो आइडिया आ ही गया था ना दूसरे के पैसे से। तो यहाँ पे सीखना जरूरी था, तो इसलिए इसमें नुकसान नहीं खाया। इसके अंदर अच्छी, और वो नॉलेज मुझे आज भी काम आ रही है अपने पर्सनल फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में, और लोगों को, अपने मेंटीज को गाइड करने में भी। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस की भी समझ 90% लोगों को है कहाँ। नहीं है, नहीं मैस करके रखते हैं, उल्टे सीधे लोन लेके खर्चे पाल के। बिजनेसमैन को समझ नहीं है बिजनेस फाइनेंस की। तो वो सारी चीजें मुझे उस कोर्स करने से वो समझ में आ गई, जो लोगों को बिल्कुल नहीं आती। जब आप को फाउंडर के बारे में सोचा आपने, तो जो को फाउंडर है, आजकल लोग सोचते हैं कि चलो मैं पैसा लेके किसी को फाउंडर ले लेता हूँ। हाँ, आज अगर किसी को फाउंडर लेना है तो वो किस टाइप का ले? स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले, पैसे लेके बनाए, या उसकी जो बर्निंग है उसके लिए को फाउंडर ढूंढे, आपने इससे पढ़ा लिखा? देखो एक सिचुएशन है, आपके पास पैसा है, धंधे की नॉलेज नहीं है, तो उस लाइन का, जैसे रेस्टोरेंट खोलना, अब रेस्टोरेंट की नॉलेज नहीं, या तो वहाँ नौकरी करके सीख लो, या किसी शेफ को ले लो, क्योंकि शेफ इज द मेन थिंग। जिसने 10-20 साल काम किया उसको सब मालूम है रेस्टोरेंट का ABC। और शेफ इज द बिगेस्ट की प्लेयर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, जिसमें बड़े बड़े लोग मार खा जाते हैं कि अच्छा शेफ नहीं मिला, या शेफ का छोड़ गया, या शेफ ब्लैकमेल कर रहा है। तो शेफ को कुछ 10-20% ऑनर बना दो, अच्छे खासे एग्रीमेंट कर लो उसके साथ, तो वो मन लगा के ऑनर की तरह काम करेगा। ओनर है इक्विटी? भाई इक्विटी दे दो ना उसको। अच्छा। हाँ, चाहे उसको स्वेट इक्विटी मान लो, उसके बदले में उसकी तनख्वाह में से एडजस्ट कर लेना बाद में, ठीक ये है। आपका स्वेट इक्विटी होगा, फ्री में मत देना। हाँ। कुछ टर्म कर लो कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारी 1 लाख तनख्वाह तो 50,000 दूंगा, 50,000 तेरा इक्विटी इसमें जमा होती रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से, या स्वेट इक्विटी लगा के कि भाई ठीक है, तनख्वाह होनी चाहिए 2 लाख, आपको 1 लाख दे रहा हूँ, 1 लाख स्वेट इक्विटी, तो इक्विटी जरूर होनी चाहिए उसकी। तो ऐसा को फाउंडर ले लो। हाँ। अब मुझे अगर टेक्नोलॉजी में जाना, मुझे टेक्नोलॉजी का पता नहीं, तो मैं कोई ना कोई टेक पार्टनर लूंगा, तभी करूंगा। नहीं करूंगा तो ऐसी मार खाऊंगा कि बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देगा। टेक्नोलॉजी वाले जो मैं बेवकूफ बना जाएंगे। हाँ, नहीं पता है तो फिर वो नहीं जो पता है भी तो आउटसोर्स करूंगा, तो आप टेक कंपनी हो ही नहीं सकते। कभी नहीं हो सकते। मेरा फर्म बिलीव है कि अगर आपको टेक कंपनी बनानी है तो टेक्नोलॉजी आउटसोर्स नहीं कर सकता।
या तो एक खुद छोटी सी वेबसाइट बनाने वाला आज पागल कर देता है। कितने लोगों से मार्केट में पूछ लो जो देख रहे होंगे, एडवांस दिया होगा और मर गया होगा। तो ये मेरी एक अपनी ऐप बनने में 2 साल लग रहे हैं, अभी 2 साल से आ रही है जी, आ रही है। वो वैसे टेक्नोलॉजी वाला बेवकूफ बनाया जा रहा और किसी और को दोगे तो वो कहेगा यार सर आपने किससे बना लिया, हाँ। ये तो उसका एसईओ नहीं हो सकता। तो ये टेक अपने इन हाउस होनी चाहिए। तो अगर Okay. आप यू वांट टू मेक योर टेक, हैव ए सीटीओ, उसको कुछ स्टेक दो, ईसॉप दो, कुछ भी दो करके। विदाउट सीटीओ सोचना मत। तो कोई भी बिजनेस करना हो, आपके पास पैसा है, नॉलेज वाला ले लो, आपके पास नॉलेज है, पैसे वाला ले लो। मतलब एक्सचेंज दोनों में कर से लो। एक काम हाँ, करो ना। हाँ, जो आपको नहीं आता है हाँ, ठीक है वो पार्टनर, ये नहीं कि सेम जो आपको आता है वही पार्टनर कर लिया आपने। अब कितने लोग मेरे पास आए जी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा क्या हुनर है? एक ऐसे डॉक्टर है आयुर्वेदा के, बोले मैं एमडी आयुर्वेदा हूँ, छोटा सा काम कर रहा हूँ, 200-300 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 50,000 की नौकरी भी कर रहा हूँ। मैं कितना पैसा चाहिए? बोले 30 लाख चाहिए पंचकर्मा सेंटर बनाने में। तो पार्टनर ले लो तो मिल जाएगा। तो कहा लिखो, 1 पेज बिजनेस प्लान बनाओ, पैसा सेफ है, कमाई कितनी होगी, पैसा वापस कब मिलेगा, उसके बाद कमाई कितनी होगी, 4 चीजें लिख लो और नेटवर्क में बात करना शुरू कर दो। तो पहला फाइनेंसर और पार्टनर उससे 10 फुट दूर था, जो उसका केमिस्ट था। क्या क्या लिखवाया आपने सर, फिर से बताइए। पहला बताया मैंने कि भैया पैसा सेफ है। तो एमडी आयुर्वेदा थे, ठीक है, काम कर रहे थे, ग्राहक आ रहे थे, लेकिन उनके पास बड़ा सेंटर नहीं था पंचकर्मा ये वो, तो लो टिकट पे खेल रहे थे। ठीक है, मार्केटिंग का पैसा नहीं था। दूसरा मैंने कहा कमाई कितनी होगी, पे बैक पीरियड क्या है। अब जो पैसा लगाया होगा अगर 2 साल में वापस मिलेगा, 3 साल में मिलेगा भैया। जब 3 साल में पैसा मिल गया तो अब कमाई भी होगी उसकी रिटर्न, तो वो भी एश्योर हो गई। ठीक है। मैंने कहा ये चीजें आप एश्योर कर दो तो पैसे वाले बहुत बैठे। अब वो लेके 10 फुट दूर उनसे, केमिस्ट उनका बोला सर कहाँ जा रहे हो, मैं बैठा हूँ पैसा लगाता हूँ। पहला पैसा उन्होंने लगा दिया, दूसरा सेंटर जिसके यहाँ नौकरी करते थे उससे लगा दिया, तीसरा सेंटर तजुर्बा के एक मेंबर ने हॉस्पिटल ही खोल दिया फरीदाबाद में। आज डॉक्टर साहब 3 सेंटर चला रहे हैं। क्या बात और उनके पास पैसा नहीं था। 50,000 की नौकरी करते थे, 50,000 उससे आता था प्रैक्टिस से, 300 रुपए फीस से, और उसमें घर का किराया, क्लिनिक का किराया और रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह। शानदार। आज वो 3 सेंटर चला रहे हैं। आइडिया पैसा मिलना आज टफ है या पहले टफ था सर? पैसा हमेशा बहुत है। ओके। सिर्फ हारना नहीं है कि पैसा नहीं है, आप पे हुनर है, पैसा लगाने वाले आपको मिल जाएंगे। अगर आप में ईमानदारी है कि उनका पैसा मरेगा नहीं, पैसा उनको वापस मिल जाएगा और उनको कमाई मिलेगी। कितनी आज गवर्नमेंट की मुद्रा स्कीम, ये वो स्टार्टअप, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। ओडी दे रही है, CGTMSE है, बगैर हाँ, हाँ। कोलेटरल का लोन है, प्राइवेट फाइनेंसर हैं, इक्विटी है, सीड फंडिंग है, एंजल फंडिंग है, कितना कुछ तो है यार। उसके बाद भी बंदा के मेरे पास पैसा नहीं धंधा करने के लिए, तो भाई तू नौकरी कर ले यार। अच्छा, आपके जर्नी से एक सवाल आज के यूथ के लिए जो 2025 में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बिजनेस को प्रॉपर स्टैब्लिश होने में कितना वक्त उसको देना चाहिए और कब तक लॉस को लॉस नहीं इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए? लॉस तो लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ना लॉस लेना चाहिए, ना उसे इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। अच्छा। धंधा वो करो जिसमें घाटा ना हो भैया। फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस इज यू शुड ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। सेकेंड रूल इज रिमेंबर द फर्स्ट रूल। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं सर इंडिया में। अभी दुनिया में है, क्यों नहीं है यार? अब एडटेक बिजनेस देखिए, वो 3 साल अपना फंड इन्वेस्टर का बर्न करते हैं क्योंकि उनको डेटा एक्वायर करना होता है, मार्केट करना होता है, फिर वो चौथे या 5वें साल से बोलते हैं मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। देखो आप अब स्टार्टअप की तरफ ले गए। स्टार्टअप अलग है, एमएसएमई अलग है, बूटस्ट्रैप कंपनी अलग है। स्टार्टअप बर्न करता है, करना उनको चाहिए, पैसा मिल जाता है और कुछ आ रहा नहीं ना, धंधा आता नहीं। अब अचानक भाई आपने शुरू कर दिया, वो कौन सा डेयरी वाला बिजनेस, दिल्ली का सबसे फेमस, इंडिया का, कंट्री डिलाइट। हाँ। चक्करदार गार्डे हैं, मुझे मिले थे 2014 में। अच्छा, मिले थे आपसे? मिले थे मुझसे, थोड़ा सा उन्होंने सलाह मशवरा लिया था आधे 1 घंटे का। तो पहला उनका भाई, मैंने कहा मेरे घर में दूध दे दो भैया। अब बताओ एक IIT वाला बंदे को दूध का क्या मालूम, तो नुकसान करेगा ही ना। 3-4 साल पैसा जलाएगा तभी तो उसका बिजनेस चलेगा। तो कैश खत्म नहीं होगा तो चल जाएगा वो। 10,000 घंटे लगने, ऐसे लगा लो, वैसे लगा लो, नुकसान करके लगा लो, किसी और के पैसे से लगा लो, किसी के नौकरी करके लगा लो। 10,000 घंटे भैया लगाने पड़ेंगे धंधे को सीखने के, एक्सपर्ट बनने में, मास्टरी करने में। अच्छा, आज के फाउंडर बड़े कंफ्यूज हैं, वो क्या सीखें? सेल्स सीखे, मार्केटिंग सीखे,
कैश फ्लो मेंटेन करना सीखें, फिनांस सीखें, अकाउंट सीखें, क्या सीखना चाहिए? एक फाउंडर को क्या आना चाहिए? सारा कुछ, अच्छा, सारा कुछ आना चाहिए। तो क्या वो फाइनेंस सीखना है, मार्केटिंग सीखनी है, सेल्स सीखनी है। जरूरी नहीं वो खुद करे, है? लेकिन ये पता होना चाहिए कि मैं इनसे डील कैसे करूं। राइट, हर चीज के एक्सपर्ट हायर कर सके वो। या आउटसोर्स करो। कुछ चीजें हैं आउटसोर्स करने वाली। शुरू में ठीक जब है। पैसा नहीं है, जैसे सीएफओ सर्विसेज आउटसोर्स कर लो, हम्म, 30-40 हजार रुपए में सीएफओ मिल जाते हैं, आउटसोर्स कर लो। तो कुछ चीजें आउटसोर्स की जा सकती हैं, कुछ नहीं की जा सकती, बट जानना तो सब पड़ेगा। देखो, बिजनेस की सारी स्किल जब तक नहीं मालूम है, कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। कैश फ्लो नहीं मालूम है, कैश फ्लो मार खाओगे। फाइनेंस नहीं मालूम, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग को मार खाओगे। तो ये तो भैया सारा कुछ, और उसके साथ ये भी सीखना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ कैसे संभालो, ये भी सीखना पड़ेगा कि अपना एनर्जी कैसे हाई रखो, बीवी बच्चों को कैसे संभालो, एंजॉय कैसे करना है जिंदगी को। ऐसा नहीं धंधा बढ़ाते बढ़ाते अभी 40-40 साल में मर रहे कोई स्टार्टअप की डेथ हाँ, हुई, ये हो रहा है सर। हो रहा है डिप्रेशन ओवर में है स्ट्रेस लोग। से। ये जो हाँ, अपने कौन से अभी डेथ हुई, और मोस्ट ऑफ एक बिजनेसमैन की स्टार्टअप वाइफें छोड़ के फाउंडर, जा रही हैं। हाँ, या ये वाइफ छोड़ आजकल जाती है। सुनने को ज्यादा मिल रहा है। ये एपिगेमिया हम्म, जो कार्ड है, और उसके जो उसके फाउंडर की 40 में डेथ होगी कार्डियक अरेस्ट से। अच्छा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे सीसीडी के फाउंडर। ऐसा क्या रहा होगा सर कि जो उनको ये कमिट करना है? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, वही रहा होगा आपके हिसाब से, मतलब जो आप, फाइनेंशियल क्योंकि मिसमैनेजमेंट। वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में तो आया ही होगा, क्योंकि 300 करोड़ का ड्रॉप देखना, इतने सारे बिजनेस को फाइनेंशियल स्टार्ट करना। मिसमैनेजमेंट पता ही नहीं था, अक्ल ही नहीं थी। अच्छा। मैं कैश फ्लो का सेशन किया पिछले दिनों, हाँ। कम से कम 100-150 लोग बैठे थे हॉल में, और सब 10-20-50-100 करोड़ 200 करोड़ की टर्नओवर वाले लोग। हम्म, 5% लोगों को भी कैश फ्लो नहीं पता था क्या होता। मतलब हैरान हो गए कि जी सर, हमने तो सभी बैलेंस शीट हिसाब से देखी ही नहीं। अब कैश फ्लो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका सेल दुगनी हो गई, हाँ, प्रॉफिट दुगना हो गया, आप बड़े खुश हो, और अंदर अंदर से कैश साफ है, पैसे हैं ही नहीं। पैसे कहाँ गए भाई? इन्वेंट्री में फंस गए। पैसे कहाँ गए? उधारी ज्यादा लग गई, मार्केटिंग में लग गया। खर्चा ज्यादा बढ़ा लिया। हाँ, तो ये सारी मिस्टेक से कैश फ्लो तो आप देख ही नहीं रहे हो कि आपको एंड ऑफ द डे तिजोरी में वही है। पैसा कितना है। अकाउंट से तो दिख रहा है, चोपड़े में धन दिख रहा है, तिजोरी में धन दिख ही नहीं रहा। हम्म, तो पैसा तो सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। बड़े बड़े आते हैं मेरे पास 75 करोड़ टर्नओवर, 25 करोड़ की इन्वेंट्री लेके बैठे हैं, पीएफ के पैसे नहीं, सैलरी के पैसे नहीं। तो कैश फ्लो भी समझना है, अच्छी मार्केटिंग भी समझनी है, और सेल्स भी पेट्रोल है समझना मेन, है। तो आपकी गाड़ी की पेट्रोल है कैश फ्लो, तो वो वो नहीं सब कर लिया तो अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी, मरना नहीं जल्दी भैया। ये ज्यादा प्रॉब्लम है आज के में। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, फैमिली को कैसे टाइम देना है, एंटरटेन कैसे रखना है अपना, स्ट्रेस, सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच, प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। ये सारी चीजें भाई, बिजनेस एक अपने आप में पीएचडी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करा तो हो गया जी आसानी से। आपके साथ भी ये हुआ कि मैडम ने कभी बोला होगा कि शादी क्यों की है, बिजनेस से ही कर ली होती शादी आजकल नहीं, के? हमने बड़ी स्मार्टनेस करी, बीवी को साथ ही लिया काम में, अच्छा, तो उसको कभी तकलीफ ही नहीं हुई लेट क्यों आ रहे हो, तो कहती लेट आओ, ये शिपमेंट निकालनी है। अच्छा, 2-4 टिप्स सर ना बिजनेसमैनों को बता दो, हाँ वो अपना पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करे, वाइफ के साथ स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। भाई, देखो, रोमांस को जिंदा रखो। हाँ। जो वाइफ होती है ना, उसको कहीं ना कहीं रोमांस चाहिए। हम्म, वो आप में शाहरुख खान ढूंढ रही है कहीं ना कहीं, तो बन के दिखाना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत डायलॉग, गाने गाना, वैलेंटाइन डे पे फूल देना, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना, बर्थडे पे गिफ्ट देना, हफ्ते में एक बार। अब हम, आज संडे है, अभी आपके पॉडकास्ट के बाद घर जाएंगे, जाके मूवी देखेंगे रात को। घर में थिएटर बनाया आपने या बाहर नहीं, जाएंगे? घर में टीवी पे देखते हैं, अच्छा, अपना बाहर, छोटा सा ठीक है। माइक है, वो लगे हुए हैं, स्पीकर वगैरह। ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे सब सो जाते हैं, नौकर जाकर चले जाते हैं, हम दोनों बैठ के रात को 12 बजे तक मूवी देखते हैं। और मूवी सिर्फ रोमांटिक या कॉमेडी, ना हम लाइट, ना हाँ। थ्रिलर देखते हैं, ना हम हॉरर देखते हैं, ना हम सैड मूवी देखते हैं। जिसमें हीरो मर जाओ तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। मेरी नज़र में हीरो को तो हमेशा जीतना है। फेवरेट एक्टर कौन है उसे सर? फेवरेट जो भी अच्छी एक्टिंग करे यार, ऐसा अभी कुछ नए नहीं में है कोई कि जो अभी चल रहा है? पुष्पा भैया, उसका तो बहुत बड़ा झुकेगा fan हूँ। नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। अच्छा, उसमें जो एटीट्यूड दिखाया है वो बहुत सारे बिजनेसमैनों में था जो आगे निकल गए, मतलब अपना वो कमिटमेंट चाहिए, लेवल। वो चाहिए एटीट्यूड, अच्छा, चाहिए वो कभी पर्सनल। ना हारने वाला। देखो, मैं अभी, आप मेरे फोन पे फोन करोगे, उसकी रिंगटोन बजेगी जेम्स बॉन्ड वाली। अच्छा। मैं जेम्स बॉन्ड की सब मूवीज कई बार देखी है, हम्म, रिंगटोन भी बना ली, क्योंकि जेम्स बॉन्ड कभी हारता नहीं, कभी मरता नहीं किसी पे। उसका टैगलाइन ही है। हाँ, तो वो हमेशा विनर है। तो आपको
यू आर हीरो ऑफ योर स्टोरी। मैं कहता हूँ मैं अपनी स्टोरी का हीरो हूँ। तो हारना नहीं है कभी भी हमको, घर जाना हमेशा ऐसे बढ़िया मूड में। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, आज भैया 2 पॉडकास्ट हुए, आज चंदन भाई से मिले, आज इनसे मिले, तो अच्छा स्टूडियो देखा साधना का। ये सब चीजें जब मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होंगे, हम जेम्स बॉन्ड बन गए लाइफ के। घर जा रहे हैं खुशी खुशी, बच्चों का एक्साइटिंग डे रहा यार, बहुत बढ़िया बढ़िया दिन गुजरा, बड़े 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 लोगों से मिले। अब यही अगर नेगेटिव एटीट्यूड हो, यार कहाँ भाई ध्रुवेश ने फंसा दिया यार, 2 पॉडकास्ट, संडे का दिन साला हम पॉडकास्ट कर रहे बैठे हुए, है ना। सोच है ना अपनी अपनी। जब सोच ये हो आपकी कि आप जेम्स बॉन्ड और हर चीज में अच्छा देख के खुश होके जा रहे हो, तो आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाते हो, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपसे काम करना चाहते हैं। देखो सब एनर्जी का खेल है। आप समझ रहे हो कि आप बिजनेस में सामान बेच रहे हो, नहीं, आप अपनी एनर्जी बेच रहे हो। बहुत बहुत अगर एनर्जी नहीं है तो टके की सेल नहीं होगी। 7 सेकंड में आपका ग्राहक, जो लोग ये सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, 7 सेकंड, लेस देन 7 सेकंड आपका कस्टमर सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस लेवल पे, या आपको पसंद कर रहा है या ना पसंद कर रहा है। ना पसंद कर रहा है, लाख बढ़िया प्रोडक्ट हो, लाख पिच मार लो, नहीं बिकेगा। उसने पसंद कर लिया, 10 गलतियां भी माफ, प्राइस भी मिल गई आपको, आपकी सेल क्लोज 7 सेकंड में हो चुकी है। 7 सेकंड क्या फार्मूला? अब वो 7 सेकंड का फार्मूला ये है कि आपको पहला तो स्माइल, अच्छा, जिसकी स्माइल नहीं उसका तो धंधा कभी नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एक क्लोज जो झुके हुए कंधे, चेहरे पे स्माइल नहीं, उस आदमी से कभी सेल्स नहीं होगी। जुबान पे गाली, वो तो बाद में खोलेगा ना। अभी तो मैं 7 सेकंड में मुंह नहीं खोला आपने, मैं समझ गया। उसके बाद आपका ड्रेस, ये 3 चीजें आपने कर ली तो सबकॉन्शियस लेवल पे आप बिक गए। अब देखिए, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? सुना है? हाँ सुना है सर। मिले हो उनसे? नहीं। फिर भी सुना है। अच्छा, उनका जो नारा था वो भी सुना होगा, क्या था उनका? क्या नारा था फेमस? मिस कर रहा हूँ। तुम मुझे खून हाँ, दो, तुम मैं मुझे तुम्हें खून दो, मैं तुम्हें दूंगा। आज़ादी दूंगा। अब वो कितनी एनर्जी से बोला होगा। देखिए, लाखों लोग देश के बाहर जुड़ गए, आजाद हिंद फौज बन गई। अब यही नेताजी की अगर एनर्जी ऐसी रहती है कि भैया देखो यार, थोड़ा सा खून दे दो, कोशिश करके आजादी दिला दूंगा, तो मुझे तो टैक्स एक दो। आदमी जुड़ता? नहीं। लाखों फॉलोअर जुड़ गए यार, बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी। हाँ, एनर्जी में एक इमोशन था, एक कमिटमेंट था, एक विजन था। वहीं से पैशन आता है ना। जब आपका पैशन आपके बिजनेस में ग्राहक को दिखेगा कि यार ये आदमी अपने प्रोडक्ट को लेके इतना पैशनेट है। हमने भी आपसे सामान खरीदा, इंटरेक्टिव टीवी खरीदे, तो आपका पैशन और आपकी एनर्जी देख खरीदा ना। हम कोई आपके कंपटीटर के पास नहीं गए प्राइस चेक करने, पहली बार आपसे मिले और इमीडिएट डील करके जो आपने कीमत लगाई, बोला ये वाजिब है, आपको पैसे मिल गए। राइट, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी ढीली ढाली होती तो कभी ना डील होती। फिर मैं 4 को और पता करता, फिर जाता, चला जाता। थैंक यू सो मच सर। सर 1 साल पहले मैंने ना एक ब्रांड रजिस्टर कराया था, शुद्धतम, अ फील ऑफ पॉजिटिविटी, परफ्यूम का। लेकिन मुझे लगा छोटा बिजनेस है यार, कौन करे। एक्चुअली मेरे यहाँ जो एक क्लाइंट आते हैं, मैं सोचा मैं शुद्धतम का गिफ्ट दूंगा परफ्यूम, मैंने नहीं शुरू किया। लेकिन आपके केस स्टडी में देखा कि आपने परफ्यूम का भी ब्रांड शुरू किया था, या ब्रांड नहीं शुरू किया था। हाँ। ब्रांडेड परफ्यूम बेची थी। अच्छा, बेचा था आपने? क्या था कि जब मूवी मार्ट से फेल हो गए तो समझ तो आ गया ई कॉमर्स, तो फटाफट हमने देखा कि यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, और जो परफ्यूम हम डिस्ट्रीब्यूटर से 2000-3000 खरीद रहे हैं, वो ड्यूटी फ्री शॉप में मॉल में 10,000 की बिक रही। हमने कहा हम 3000 के लेके 6000 की बेच देंगे। दुबई से ला रहे थे आप? नहीं, इधर ही डिस्ट्रीब्यूटर जो भी थे। अच्छा, यहीं से, ठीक है। हाँ, उन्हीं से लोकल लेके यहीं बेच दी। तो जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स के थे उनसे ले लेते थे हम, बड़ा प्रॉफिट 100% की उसके अंदर। बट वो गेम 1-2 साल ही चला, फिर कंपटीशन आ गया तो 100 रुपए का मार्जिन रह गया, हमने बंद कर दिया। हमने कहा भैया फिर छोटे छोटे काम ने कैश के लिए जरूर किया, मतलब कंप्लीट रॉकेट सिंह थे, रॉकेट सिंह सेल्समैन। हर जगह सेल, हर जगह बेचना, धंधा कोई भी हो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है। फिर उसको तो आप बना ही लोगे। फिर आता है आपके लाइफ में बीएनआई। सर कितना लाइफ चेंज किया बीएनआई ने आपका? बीएनआई से मैंने नेटवर्किंग सीखी। हमें नेटवर्किंग नहीं पता थी। ओके। हमारा जो नेटवर्क था ना, मतलब 5, 1-2 दोस्त, 1-2 रिश्तेदार, जीजा साले, वो हमारा नेटवर्क था, या हमारे कस्टमर। ठीक है। बीएनआई से एक चीज सीखी कि आप अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाओ।
वहां से सही मायने में एक अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, पीएचडी की नेटवर्किंग की। आज मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है कि जितने बीएनआई के मेंबर नहीं होंगे पूरे इंडिया में, उससे बड़ा मेरा नेटवर्क है। तो नेटवर्किंग वहां सीखी। कितना जरूरी सर नेटवर्किंग? योर नेटवर्क इज नेटवर्क यार। आपका पैसा खत्म हो सकता है, आपका धंधा खत्म हो सकता है, लेकिन आपका नेटवर्क आपको वापस उठा देगा। क्या नेटवर्क आपका किसी का कैश भी हो सकता है? नेटवर्क देखिए सोशल कैपिटल कहता हूं मैं इसको। जैसे आपकी बैंक की पासबुक होती है ना, डेबिट क्रेडिट, तो आप जितना सोशल कैपिटल है, जितने आपके जानने वाले हैं, जितना जगह आपके रिलेशनशिप है, वो आपके क्रेडिट साइड है। उससे जब नेटवर्क से आप कोई ना कोई काम निकालते हो, कोई काम निकलता है, कोई आपके पास सेल्स आती है, रिकमेंडेशंस आती हैं आपकी, तो वो आपका डेबिट साइड होता जा रहा है। तो सोशल कैपिटल है ये भी। एक बैंक में पैसा है, कल मान लो जैसे नोटबंदी हुई थी, 7 बजे अचानक सबके पैसे बेकार हो गए थे, तो ऐसे अगर कई सरकार जैसे चाइना वाइना में कभी होता था, सोशलिस्ट होते थे, भैया सब पैसा वैसा कुछ नहीं, सब सरकार के नौकर है। अब मान लो ऐसा कोई सिस्टम आ जाता है गवर्नेंस का, जिसमें कहते हैं जी आपका सबका प्रॉपर्टी और सब कुछ सरकार की हो गई और आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, तो आप तो पैसे चले गए। नेटवर्क कहाँ जाने वाला, आपकी रिलेशनशिप कहाँ जाने वाली? जब आपका नेटवर्क होता है और आपकी नेटवर्क में क्रेडिबिलिटी है, आप एक अच्छे आदमी हो, आप डिलीवर करते हो, प्रॉमिस डिलीवर करते हो, यू आर कमिटेड पर्सन, यू आर क्रेडिबल पर्सन, ट्रिपल सी बोलता हूँ मैं, कि आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें जब आपके नेटवर्क को पता होती है कि आदमी ठीक है, तो एक दिमाग में जगह है। मेरे पास पिछले दिनों यहाँ पे हमारे एक मेंटी हैं, हरिओम पनवर, ओके, कायाकल्प, आपको मिले हाँ होंगे। हाँ, कायाकल्प वाले तो उन्होंने पूछा जी आपने स्क्रीन किससे लगाई? मैं चंदन से लगाई। आपको आया होगा फोन में? हाँ आया था। नोएडा के ही 62 हैं। में 62 में उनका ऑफिस है। 62 में बड़ा अच्छा बड़ा काम है उनका। अब देखिए मैंने आपको रेफर किया, आपको पता भी नहीं है कि मैंने रेफर किया, ना आपको बताया कि मैं उस आदमी को आपका नाम, और ऐसे कईयों को दे चुका हूँ। एक दो डील तो क्लोज भी हो गई। हाँ, तो अब ये है आपका नेटवर्क। अब मैं अपना नेटवर्क आपके लिए खोल रहा हूँ और अभी पूरा खोला नहीं है। मेरे पीछे 50,000 का नेटवर्क, फोन में 50,000 ही है। जिस दिन मैं वो खोल दूंगा चप्पल फट जाएगा। तो जब आप नेटवर्क में क्रेडिबिलिटी बनाते हो, हर एक के पीछे 1000-2000 का उसका नेटवर्क है, तो वो आपको ध्यान रखता है कि आप क्या करते हो, और कहीं उसको कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती है, आपका नाम ले लेता है, अपनी जरूरत पड़ती है अपना बटुआ खोल लेता है आपके लिए। ये नेटवर्क की तो है, और क्या है। अब आप रोज एक बंदे के लिए कुछ करो। नेटवर्किंग इज अबाउट गिविंग, नॉट टेकिंग। नेटवर्किंग की करेंसी जनरॉसिटी है। मैं आपको रेफरल दिए कोई कमिशन मांगा कभी? नहीं मांगा ना, ना बताया आपको, जताया भी नहीं कि मैंने आपको दिया था। राइट सर। तो जब नेटवर्क में आपके लिए एक आदमी के लिए कोई भला करोगे, साल में 365 एक अच्छा काम करोगे, किसी के लिए रिव्यू डाल दो, गूगल पे, फेसबुक पे रिव्यू डाल दो, ट्रिप एडवाइजर, जोमेटो पे डाल दो, उस आदमी के दिल में आपने जगह कर ली, यार इसने मेरे लिए कुछ किया। ठीक है, अब 365, 3 साल में 1000 लोग, 1000 के पीछे 1000 और लोग। अब बताओ आपका नेटवर्क कितना ऊंचा। आपने पूरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बता दिया। छप्पड़ फाड़ के धंधा आता है यार, छप्पड़ फाड़ के, सब ऑर्गेनिक। हाँ, सब, कोई खर्चा नहीं मार्केटिंग का। तो वो है नेटवर्किंग जो मैंने बीएनआई से सीखी। 5 साल रहा मैं वहाँ। अच्छा, बीएनआई सर मैं गया था 2-4 दिन, वहां मैं देख रहा हूँ किसी कोई कमीशन नहीं जाता, किसी कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी लोग मोटिवेटेड है, हैप्पी हैं। वहां कोई किसी को थैंक यू दे रहा है, ठीक है, रेफर दे रहा है। अच्छा, वहां एक 7 सीढ़ी वाला गेम देखा मैंने, वो इतना दिमाग में स्ट्राइक किया सर ना, कि यही तो लाइफ है, कि आप अगर गलत किए तो 99 पे भी सांप काटेगा और आप आ जाओगे उसके नीचे पे वापस। राइट। तो गजब की मुझे लगता है एक बिजनेस की स्टडी है, बिजनेस को सीखना है या करना है। सो नहीं, पर ऐसा नहीं है वहाँ कमीशन नहीं है। मैं 5 साल रहा हूँ, नीचे नीचे कमीशन चलती है। हाँ, बड़े लेवल जो आप सब हाँ, वो चीज दिखाने की कुछ और है। नेटवर्किंग में अपने आप में इंस्टीट्यूट है, लेकिन सब कुछ उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं जितना आप सोच रहे हो जो दिखता है। सो क्या ये 2017 में एक शुरू हुआ बहुत शानदार लोगो नाम तजुर्बा जो आपके वहां पे है? हाँ, यहाँ भी तजुर्बा। वो तजुर्बा लोगो और आपका फेस बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है आपके शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में। गजब का लोगो, मतलब जिसने भी बनाया माइंड ब्लोइंग, उसका लोगो एवरीथिंग।
सो तजुर्बा क्या ये नेक्स्ट BNI होने वाला है या उसके पथ पे है? शुरू में हमने कॉपी किया BNI को, ओके। मैं कैमरा पे ये बात मान रहा हूँ कि जब मैं 5 साल वहां था, मॉडल बहुत जबरदस्त है, ग्रोइंग मॉडल है, एक एक फ्रेंचाइजी 3-3 4-4 करोड़ रुपए कमाता है। ओह। और जो लोग उस गेम को समझ गए नेटवर्किंग कैसे वहां होनी है, ये जो मैंने आपको नेटवर्किंग बताई ये अलग है, वहां वाली नेटवर्किंग अलग है जो BNI के अंदर होती है या किसी भी बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में। वहां कहते हैं कि जी देना चाहिए, देना वेना कोई नहीं, सब हंट कर रहे हैं, तो मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा। वहां सब यही हो रहा है, लेकिन धंधा मिल जाता है लोगों को, काफी जो समझ जाते हैं गेम को धंधा निकाल लेते हैं वहां से। तो हमने कॉपी किया, लेकिन मुझे फिर समझ में आ गया कि यार ये मॉडल में मजा नहीं है, तो फिर जितने लोग मेरी कोचिंग ले रहे हैं ना, मैं उनकी कम्युनिटी बना दी तजुर्बा। अभी तजुर्बा तो क्या कर रहा है? तो तजुर्बा जो मेरे जितने मेंटी हैं वहां पे बिजनेस का प्रॉमिस ही नहीं है। अच्छा, कोई आउटकम का नहीं, आउटकम है। ओके। आप मेरे से सीखोगे, आई विल एम्पावर यू टू ग्रो योर बिजनेस, स्केल योर बिजनेस, फाइंड योर ब्लू ओशन, फाइंड योर डिफरेंशियल, 3 गुना प्रॉफिट कमा लो, IPO ले आओ, स्केल कर लो। ब्रांड प्रॉमिस ये है। बिजनेस नेटवर्किंग जो पहले तजुर्बा का मॉडल था या जो BNI का मॉडल है, वहां ब्रांड प्रॉमिस है बिजनेस। ओके। अब उसकी वजह से BNI का 50% एट्रिशन है। अगर कहीं किसी रीजन के 1000 मेंबर हैं तो 500 चले जाते हैं, 600 आते हैं, तो फ्रेंचाइजी को 1500 चेक आता है, 1000 नहीं आता। दिखता मेंबर 1000 है, तो 100 की नेट ग्रोथ होती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया है, पुराना हो गया है, और मोनोपोली है एक तरीके से, कोई और मैच नहीं कर पाया उनके सिस्टम, कर भी नहीं सकता। बड़े अच्छे सिस्टम बने हुए हैं, सब कुछ प्रोसेस बने हुए हैं, 40 साल हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। हाँ, तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट आइवन माइजनर साहब ने किया बहुत अच्छा, उसके अंदर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के ऊपर और प्रोसेसेस के ऊपर। प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस सीखने हो तो वहां से सीखोगे, हर चीज SOP लिखी हुई है। हाँ, अगर आपको 30 सेकंड का स्लॉट मिला है जिसमें 30 सेकंड है, 31 नहीं है। हाँ, पूरा पूरा हर चीज पूरे वर्ल्ड में वैसा ही है, कहीं भी चले जाओगे सेम फील, सेम लाइक मैकडोनल्ड। ओके। तो ये जब आप हमने क्या किया, हमने कहा यार ये मॉडल में ना, ये ब्रांड प्रॉमिस बिजनेस तो हम किसी को दिला नहीं सकते, और इतनी एट्रिशन और इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मॉडल खोखला है एक तरीके से। और ये भी मैं बता दूं कि आज आपने BNI क्यों नहीं ज्वाइन किया? ज्वाइन किया मेरे बच्चे नहीं करते, मैं जाता रहा 5 साल का, तुम जाओ यार, मैं बस जितनी तुम लीड सुबह उठ के जाना है 7 बजे। वो तो चलो कोई नहीं, वो कहते जितनी लीड तुम ये साल भर गुड मॉर्निंग करके लाओगे ना, उससे ज्यादा मैं 1 हफ्ते में आपको गूगल से ला के देता हूं, गूगल से ला दूंगा। करो। वो लीड केवल नंबर है जो गूगल की है। नहीं, मिलता है काम। आज मेरा धंधा पूरा लीड से चल रहा है यार, करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, फेसबुक पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे। नेटवर्क से जो आता है वो अलग है, लेकिन मुझे मार्केटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि जितनी स्केल मुझे चाहिए थोड़ी नेटवर्क से मिल जाएगी यार। कैन यू बी ए बिलियनियर फ्रॉम योर नेटवर्क ओनली, धंधा लेके? यस, नेटवर्क से आपको कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है जो वहां तक ले जाए, एक मीटिंग कोई ऐसी हो सकती है, एक अच्छी दोस्ती मिल सकती है। हाँ, हाँ। पर वहां नहीं मिलती, वहां दोस्तियां वोस्तियां। अब मेरा एक भी दोस्त ही है जो BNI मिला था, साले फोन नहीं करते, फोन नहीं उठाते, बाहर खत्म, छुट्टी, फोटो खिंचाते डरते हैं कि पता लग गया निकाल लो। तो ये भी एक ड्रॉबैक है उसका। सो बेसिकली अब जो मेरी कम्युनिटी है वो सारी कम्युनिटी इज ए लीड कम्युनिटी। ओके। तो वहाँ हमें उनसे जो मॉडल था, उस मॉडल से, तजुर्बा का जो ओरिजिनल मॉडल था शुरू में, उससे 10 गुना फीस भी आ रही है, लोग खुद अपना काम भी बढ़ा रहे हैं, और बिजनेस बाय प्रोडक्ट हो गया कि तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, वो भी मेरा स्टूडेंट है, दोनों आपस में बिजनेस भी कर ले रहे हैं, कोलैबोरेशन भी कर ले रहे हैं, और मुझे कोई प्रॉमिस नहीं करना पड़ता कि धंधा मिलेगा। धंधा बहुत हो रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि जब रिसोर्सफुल लोग मिलेंगे, हर आदमी जो मेरी फीस लाखों रुपए दे के आ रहा है, उसका धंधा 50 करोड़ का है। अब तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले सारे 50-50 करोड़ के लोग हैं, कितना बिजनेस कर लोगे यार तुम? वैसे ही तो बिजनेस भी मिलेगा, वैसे ही कनेक्ट भी मिलेंगे। तो क्या ये डेस्टिनेशन है आपका, लास्ट डेस्टिनेशन तजुर्बा है? जिंदगी लास्ट डेस्टिनेशन क्या होता है? जैसे जो रिकॉर्ड आपका, जैसे ये अब तजुर्बा जो नाउ आई एम फोकस्ड, वही। हाँ, नाउ आई एम, चाहे तजुर्बा टेक प्लेटफॉर्म बने, या टेक्नोलॉजी आए इसमें, हाँ। या AI कोचिंग आए मेरी जगह जो मेरे बाद भी चले, या डेल कार्नेगी जैसा एक ब्रांड बने जिसमें चलता ही रहेगा हमेशा, सर्टिफिकेशन, बहुत कुछ इवॉल्व हो सकता है, पर तजुर्बा रहने वाला जैसा है, यही स्केल होएगा। कितने टर्नओवर के बाद लोगों को IPO के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए?
जो आज के सेबी गाइडलाइन है 15 से 20 करोड़ टर्नओवर और 3 करोड़ पैट से ऊपर हो तो आईपीओ आपका जल्दी आ सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कहीं नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बुक्स क्लीन होनी चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें। बट बेस लेवल में 15 से 20 करोड़ टर्नओवर और 3 करोड़ का पैट हो, यू आर ओके टू गो फॉर आईपीओ। एक आइडियल पैट कितना मानते हैं आप, कितना परसेंट हार्डवेयर में? जैसे मान लो कोई सी माइक की भाई कंपनी जिसका भी 10 करोड़ से कम है नेट प्रॉफिट, ओके पैट तो चलो उसके बाद आ जाएगा जो भी है, पर 10 से कम है तो बिजनेस आईसीयू में है। ओके उसको कुछ बिजनेस मॉडल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो कुछ सही नहीं कर रहा है। 10 करोड़ में कितने में 10 करोड़? 10%, 10% ओके 10% आपका हाँ मिनिमम नेट प्रॉफिट होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर 20 से ऊपर हो तो हम्म। सही मायने में एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी डिफरेंशिएटर के साथ आप धंधा कर रहे हैं। जो 8 या 9 में अभी कोई होगा साथ में, वो आप तक अगर आए तजुर्बा तक, मैं 20 करा दूंगा। क्या बात है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो जरूर आप आइए। मुझे 20 से कम समझ नहीं आता नेट प्रॉफिट। क्या बात है। रैपिड सवाल, कुछ सवाल सर जो बिजनेसमैन के लिए है। बहुत शानदार डिस्कशन अभी तक रहा। हस्बैंड वाइफ अगर किसी एक बिजनेस में हो तो क्या नहीं करना चाहिए दोनों को जिससे उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है? धंधे के बाद घर मत ले जाओ, Okay. वहीं सिर फोड़ लो, लड़ लो। जब बेडरूम में जाओ तो वहां प्यार की बातें होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए खुद की टीम होनी चाहिए या आउटसोर्स होनी चाहिए? नहीं अफोर्ड कर सकते तो आउटसोर्स, पर जिस दिन अफोर्ड कर लो इन हाउस। पीआर मार्केटिंग दोनों में से किस पे फोकस करना चाहिए? पीआर और मार्केटिंग दोनों पे करना चाहिए। ओके। अकाउंट, फाइनेंस, कैश फ्लो, ये तीनों कितना जरूरी है कंपनी के लिए? जैसे आंखें जरूरी है, मुंह जरूरी है, नाक जरूरी है, हाथ जरूरी है, वो भी जरूरी है। अच्छा, दैट इज बहुत द जरूरी। हार्ट एक्चुअली। वो फेल तो हार्ट फेल। ओके। एक बिजनेसमैन की दोस्ती कैसी होनी चाहिए और किन लोगों से होनी चाहिए? आप एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट। ओके। 5 नालायक दोस्त, 6ठे नालायक आप, 5 सक्सेसफुल लोग, आप सक्सेसफुल। क्या तो क्रिएट द शानदार। एनवायरनमेंट यू वांट। वो Okay. एनवायरनमेंट जरूर रखना, टाइम वेस्ट मत करना एक भी नालायक के साथ। मतलब उसको डिलीट करो, हटाओ। हाँ। ओके। आपने पैट बता दिया। कब जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर सकता है कोई? कब उसको? कितने साल? इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, बड़ा Okay. सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, यू आर हम्म। द सोल ब्रेड अर्नर, ओके तो नौकरी मत छोड़ना। ओके साइड हसल कर लो, जब तनख्वाह के लायक पैसे धंधे से निकलने शुरू हो जाए तभी छोड़ना, नहीं तो मत छोड़ना। शानदार। बहुत बड़ा रिस्क ले लोगे। बिजनेस के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? एजुकेशन वो ये कॉलेज वॉलेज एमबीए तो वैसे ही मतलब मुझे एक आईआईएम के प्रोफेसर ने बताया कि आईआईएम भी अब बेकार हो रहा है, वो भी काम नहीं आ रहा है लोगों के। तो जो सही मायने में हम सिखा रहे वो सबसे बढ़िया स्कूल है, स्कूल ऑफ लाइफ से मैं सीखा हूँ। तो अगर आपके पास तजुर्बेकार मेंटर है और जिस तरह के अच्छे अच्छे कोचेस हैं मार्केट में, अच्छी वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनसे जो सीख लोगे ना, वो 10-20 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ों का रिटर्न देगी। क्या वो बात सब है। कॉलेज वाले से नहीं मिलने वाला। तो सीखना ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन? जो भी, जो मोड में आप कंफर्टेबल हाँ, हैं। जो मोड में आपका आज ऑनलाइन भी अच्छा है, वीडियो कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन में थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज बढ़िया होता है, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड जहाँ से भी सीखो सीखो यार। एक गलत हायरिंग क्या क्या बर्बाद कर सकती है? तकरीबन टॉप 15 गुना मैनेजमेंट नुकसान लेवल, होता है गलत हायरिंग से। मैं मैनेजमेंट लेवल पे। मैनेजमेंट लेवल पे जो भी कर लो 15 गुना तो गया, जब तक आपको रियलाइजेशन ओके। नहीं होगी तो धंधा चला जाएगा। बिजनेस आइडिया अच्छा है या बुरा है, कैसे पता करें? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मार्केट फिट, ये चीजें देख लेनी चाहिए तो आपको। या किसी कोच को पकड़ लो और कुछ दिन सीख लो। नहीं, कोच ये चीजें नहीं बता पाता, ओके। वो आपको खुद करना पड़ेगा। टेस्ट, मैं भी यही कहता हूँ कि बल भैया टेस्ट कर लो। मैं डिजाइन थिंकिंग सिखाता हूँ जिसमें स्टेजेस होती हैं कि पहला एम्पैथी होनी चाहिए, उसके बाद डिफाइन की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आइडिएट थर्ड स्टेज होती है, उसके बाद आपको आता है कि सॉल्यूशन क्या निकला, फिर उसके बाद आता है टेस्ट, देन आता है लॉन्च। अगर ये स्टेजेस आपने पार कर ली तो कभी नुकसान होएगा ही नहीं। शानदार सर। अगर आइडिया अच्छा है तो पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ कहाँ से ला सकते हैं? लोन ले सकते हो, डेट ले सकते हो, दोस्त रिश्तेदारों से, डैडी से ले सकते हो, अपनी सेविंग ले सकते हो,
मुद्रा लोन, ये वो स्टार्टअप फंडिंग है, वो ले सकते हो। हम्म, कोई पार्टनर ले सकते हो जिसके पास पैसा हो। सीड फंडिंग, एंजल फंडिंग, वो भी बहुत कुछ है। अगर कुछ किसी को ये सब समझना क्राउड है फंडिंग, तो भी तजुर्बा फिट है उसके लिए। मैं तो सब सिखाता ही हूँ ना। ओके, ग्रेट। शुरुआत में प्रोप्राइटर फर्म होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी? पहला 6 महीना प्रोप्राइटर कर लो। ठीक जब है। आपको लग जाए कि धंधा में जान है, चल जाएगा, हम्म, इमीडिएटली प्राइवेट लिमिटेड कर लो। वो जरूरी है। बीच में कुछ मत रहो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के बगैर ना इन्वेस्टर आएगा, ना आईपीओ ला पाओगे, ओके। और बाद में तकलीफ बहुत होगी टेक ओवर में, ये वो लाइसेंसेस हाँ, वाइसेंसेस बदलना। कई जगह आपकी ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों में लिस्टिंग होती है, वो चेंज कराना बहुत बड़ा झमेला हो जाता है। तो 6-8 महीना देख लो खाली कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, आपको भरोसा हो गया कि धंधा चलेगा, देन प्राइवेट लिमिटेड। शानदार। एसओपी स्ट्रेटजी कब और किससे बनवानी चाहिए और इससे क्या फर्क पड़ता है इस कंपनी के लिए? खुद से बड़ा कौन है यार। हम्म, आपको कोई वो बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों देती है, वो थोड़ी हायर कर पाओगे। तो पहले तो आपको एसओपीज खुद ही बनानी है। ओके। और सिंपल एक किताब है डॉक्टर अतुल गवांडे की, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट, ओके। तो चेकलिस्ट पढ़ लो, हाँ, आप देखो कि आज पायलट प्लेन बगैर चेकलिस्ट के नहीं उड़ाता। वहाँ मतलब मिस्टेक माना डेथ। हाँ। तो सिंपल, आप एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हो चेकलिस्ट बनाते हुए, किसको बुलाऊंगा, क्या खाना होएगा, कैसा म्यूजिक होएगा, क्या चीज़ होगी। तो 1 पेज चेकलिस्ट शुरू में मोर देन इनफ है प्रोसेसेस के लिए। हर एक एम्प्लॉय को चेकलिस्ट दे दो, तेरे ये 10 काम है, मेरे ये 10 काम है, ये करना है, ये काम है। एक सिंपल 1 पेज चेकलिस्ट हर जगह बना लो, काफ़ी प्रोसेस सेट हो जाएंगे। उस बुक से लगभग कुछ तक समझ में आ जाएगा। हाँ, ओके। एक फाउंडर कौन कौन सी स्किल वैसे सीखनी चाहिए सर? सारी ना मैंने बताया, जितने भी हैं। 100%, जिसमें हम्म, बीबी से रोमांस करना भी सीखना पड़ेगा। ओके। शानदार सर, काफी अच्छा चर्चा रहा। मुझे लगता है कंप्लीट कोचिंग हो गई। जो कैमरामैन भैया खड़े हैं उनकी भी कोचिंग हो गई कि कल को अपना अगर कुछ स्टार्ट करना है वही भैया, मजा आ रहा। तो कब उनको जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओवरहेड्स अगर ज्यादा है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सर बहुत शानदार रहा। तजुर्बा सर यूं ही नहीं है, आप एक एकेडमी है। किसी क्लाइंट ने मुझसे कहा कि जब उसको पता चला उनके दादाजी नहीं रहे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे दुर्लभ भरी किताबों या लाइब्रेरी में किसी ने आग लगा दी हो। तो आप सब वो किताबें हो, वो लाइब्रेरी हो, जो ऐसी सी किताबें 76 से लेके अब तक की है कि आपको पढ़ ले, समझ ले, देख ले, इशारा भी समझ ले तो भी वो फायदे में है। सही कह रहे हो आप, ऐसा होता है। तो 2025 में सर कुछ फाइनल स्टेटमेंट जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखो, फोकस अगर खाली कहूँ तो जो भी आप अपने गोल बनाओ, हम्म, एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ OKR, उसके बारे में पढ़ लेना, मेरी किताब भी है उसमें, अमेजोन पे अवेलेबल है, स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट। मैं लिंक दे दूंगा। हाँ। तो वो जो किताब है पढ़ लो, अपने 90-90 दिन के गोल बनाओ। 12 हफ्ते का साल होता है आपका। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ओके। 4 नए साल सेलिब्रेट करो। 90-90 साल के गोल को 90 दिन में करो, और फिर उसको वीक में डिवाइड करके हर वीक ट्रैक करो। आप सोलोप्रेन्योर हो, सारे डिपार्टमेंट आप हो, तो मार्केटिंग में अपना नाम लिखो, सेल्स में अपना नाम लिखो, HR में अपना नाम लिखो, फाइनेंस में अपना नाम लिखो। गोल ट्रैक करो, जिस दिन हायरिंग शुरू कर दो उस दिन अपना नाम हटाते जाओ, पर गोल जरूर ट्रैक करो। गूगल OKR यूज़ करता है 1999 से। आज 1,40,000 एम्प्लॉय OKR प्रैक्टिस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, हर कंपनी आज OKR प्रैक्टिस कर रही बड़ी। SMEs को खाली मैं सिखाता हूँ। गूगल करेंगे फादर ऑफ OKR, मेरा नाम पाएंगे। लर्न अबाउट OKR, प्रैक्टिस OKR, आप जिंदगी में कई एक्सपोनेंशियल रिजल्ट अचीव कर लोगे, फास्ट गोल अचीव कर लोगे इंस्टेड ऑफ स्मार्ट गोल्स। शानदार सर, थैंक यू। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में रखना। कमेंट्स अच्छे होंगे या आपके भाव अच्छे होंगे तो पार्ट 2 भी हम करेंगे बहुत जल्द। बहुत सारे डाउट्स मेरे भी क्लियर हुए। उम्मीद करता हूँ अगर आप अभी तक पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपके भी क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद सुरेश सर, थैंक यू सो मच। बहुत दिन बाद ऐसा पॉडकास्ट मिला। मैं मैनिफेस्ट करता था कि मैं आपके साथ जब बैठूंगा अपने दर्द बयां करूंगा या वही पूछूंगा, राइट? चाहे वो हायरिंग हो, फायरिंग हो, कैश फ्लो हो, अकाउंट्स हो, फिनांस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो। और जब आपके जर्नी के बारे में सुना, देखा,
तो मुझे लगा एक पॉडकास्ट से कुछ नहीं होगा। और अगर आप भी कुछ भी सीखना चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक नाम नोट कर लीजिए अपने विजन लिस्ट में, तजुर्बा। जाके गूगल करिए, यूट्यूब करिए और जो रिसेंट कोर्स है जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां जो मिलने वाला है ना वो अद्भुत मिलने वाला है, कोहिनूर मिलने वाला है। पूरा एक्सपीरियंस आप लीजिए और अभी जाके तजुर्बा यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस देखता हूं। भाई बिजनेसमैन हूं, डोज तो मुझे चाहिए। डोज क्या है? सर और सर का अपना कंटेंट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बड़े पैमाने पे आप भारत के एंटरप्रेन्योर को इंकरेज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, होप दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ऐसे ही आप देते रहें। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके एक एक दिन की एज आपको और मिल जाए, सो दैट कि हम और बड़ा कुछ कर पाए आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स टू दिस स्टूडियो। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर शूट कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।